तो चलिए आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इसमें हम सॉल्व करवाएंगे जो सेट 5वां है उसका सेकंड पार्ट। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे जो बचे हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे दे रखा है, यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो मानव रक्त का रंग तो लाल ही होगा, लेकिन इसमें देखते हैं लाल को क्या कहा गया है। तो देख लीजिए लाल को पीला कहा गया है, तो मानव का रक्त हो जाएगा पीला। तो येलो इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे दिया है, यदि ए बी के पुत्र का भाई है तो बताना है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो उसमें देखिए ए कौन है, तो ए दे रखा है, तो देखिए उसमें ए दे रखा है। ए कौन है, तो ए है बी, जो बी है बी के पुत्र के भाई, मतलब जो दे रखा है बी के पुत्र का भाई है। तो भाई जो है वो कौन है, ए है, ये ए भाई है। तो उसमें बताना है कि बी से किस प्रकार संबंधित। तो देखिए बी से ये हो जाएगा, बी का ए जो है ये पोता हो जाएगा, जो ए है वो कौन है, पोता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंडसन। ग्रैंडसन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो इसमें 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा है जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रणब मुखर्जी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से पहले, जो प्रणब मुखर्जी हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और प्रणब मुखर्जी जो हैं 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 पे दे रखा है, भोजन के संबंध में गलत कथन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है भोजन एक अकार्बनिक पदार्थ है, तो यह गलत कथन है। कि दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को एक कोड लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, जो टीचर है, टीचर से ये टीचर का टी और वी तो +2 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अगर वी के पास जाएंगे तो +2 हुआ है, और ई से अगर जी के पास जाएंगे ये जो है तब भी +2 किया गया है इसमें। ठीक है, अगर ए से ए में +2 करेंगे तब भी सी हुआ है ये जो, और सी में +2 करेंगे तो ई हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको हमको बताना है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में को किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो एस में +2 करेंगे तो यू हो जाएगा, टी में +U करेंगे तो वी हो जाएगा, और यू में +2 करेंगे तो W, और डी में +2 करेंगे तो F, और इसी तरीके से +2 करेंगे तो G, P और V हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 पे दिया है, एक स्कूल में कुल 200 छात्र हैं जिनमें से 7/10 लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। इसमें दे रखा है कि स्कूल में 200 छात्र हैं। ठीक है, तो उसमें से 7/10 लड़के हैं, 7/10 हमारे लड़के हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 140 लड़के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि लड़कियों की संख्या निकालिए कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट से 140 जो लड़के हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60
लड़कियां। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है और उसका लघुत्तम समापवर्त 81 है तो उसका महत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, फार्मूला बेस है। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर हमारा होता है इनटू सेकंड नंबर, तो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। तो फर्स्ट नंबर जो पहले नंबर और दूसरे नंबर का गुणनफल जो दे रखा है वो कितना है, तो 4941 है। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है, 81 है। निकालना क्या है, एचसीएफ। तो ये फार्मूले पे हमने सारी वैल्यू रख दी है। एचसीएफ निकालने के लिए इसको 75 कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पर बराबर में आ जाएगा हमारा कितना आंसर, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 61। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे दे रखा है कि जो 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इजी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है जो ये 0.3 का स्क्वायर अपॉन में 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, लेकिन ये 3 3 9 हो जाएगा, 0.2 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, अपॉन में 100 रहेगा। ठीक है, अब किसी संख्या को अगर 100 से डिवाइड देते हैं तो उतना दशमलव और आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारा ये तो पहले से ही था, ये 9, तो 2 अंक और बढ़ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.009। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 पे, इस पे दे रखा है 865 और 2595 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इजी है, भागविद द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। भागविद द्वारा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो ये 865 दे रखा है, इसको भागविद द्वारा काटेंगे तो देखते हैं ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 725 35, 725 35, 5 3 15, इस तरीके से जाएगा। फिर ये किसी से नहीं कटेगी, ये इसी से 17 से ही कटेगी, 173 से ही कटेगी, 173 से ही कटेगी। तो ये हो गया। फिर इस पे चलते हैं, जो नेक्स्ट दिया है 2595, इसको भाग करके देखते हैं हम लोग। तो ये 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, पहले 3 से काटेंगे तो 3 8 24, फिर 3 6 18, 3 25 15। फिर ये देखो ये ऊपर ही वाला नंबर आ गया है जो 865, सेम चीज़ आ गई है ऊपर। तो हम लोग फिर 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 725 35 और 5 3 15। फिर 173 कोई संख्या से नहीं कटेगा, 173 से ही कटेगा। तो 173 एकम 173। तो ठीक, तो इन दोनों में एचसीएफ में हम देखते हैं जो हाईएस्ट कॉमन चीज़ मिलती है, फुल फॉर्म ही इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो ज़्यादा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 5 है, यहाँ से 5 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से 73 मिल रहा है, 173 मिल रहा है। तो दोनों को हम लोग 5 ऊपर भी है कॉमन, यहाँ से और यहाँ से, और 173 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मल्टीप्लाई 173। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
865। तो ये हमारा SCF हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 865। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना रिक्त स्थान भाषा में की गई है। तो जो वंदे मातरम की रचना है वो संस्कृत में रची गई है, संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये कब लागू किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन रहा है, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे दे रखा है 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याओं का अगर कभी माध्य पूछ ले तो उसका फार्मूला होता है माध्य इक्वल टू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो हमारा जो माध्य है, माध्य निकल आएगा, माध्य बराबर पहली संख्या मतलब 1 से हमको 50 तक जाना है तो पहली संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम संख्या 50 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा 51/2 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25.5। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में SBI एक्सक्लूसिव लॉन्च किया। यह एक उत्पाद है। तो ये एक धन प्रबंधक उत्पाद था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73 पे देखते हैं। इसमें दे रखा है 1.427 का सही व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, 27 के ऊपर बार लगा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे नंबर दे रखा है 1.427। ठीक है, तो हम सबसे पहले दशमलव हटा के जितना अंक नंबर बन रहा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 1427। ठीक है, फिर माइनस कितना करेंगे? माइनस उतना करना है जितने पे बार नहीं लगा। तो देखिए 27 पे बार लगा है और 14 पे बार नहीं लगा है तो हम लोग 14 माइनस कर देंगे, मतलब 14 माइनस कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में हम लोग कितना लिखेंगे? तो अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिखते हैं। तो 27 के ऊपर बार लगा है तो 2 बार बार लगा है 2 नंबर के ऊपर तो 2 बार 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद कितने नंबर पर बार नहीं लगा। अगर दशमलव के बाद एक नंबर पर बार नहीं लगा है तो एक बार 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 14,227 से माइनस करेंगे 14 को तो हमारा आ जाएगा 1413 अपॉन में 990। ठीक है, फिर 990 देखिए 9 से कट रहा है तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0 बचा। और ऊपर भी 9 से कट रहा है 9 एकम 9, 9 पचे 45 और 9 सते 63। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 157/110, मतलब राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 में देखिए रिक्त स्थान है। इसमें पूछ रखा कैडेवर रिक्त स्थान को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल में लिए एक मृत मानव शरीर है। मतलब कैडेवर होता क्या है? कैडेवर एक लाश को बोलते हैं जो रिसर्च के काम आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कैडेवर एक मरी हुई लाश को बोलते हैं, लाश को बोलते हैं जो रिसर्च के मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च के काम आती है, उसको कैडेवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे दे रखा है IRCTC द्वारा 2016 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ स्टेशनों के लिए शीर्ष 10 रैंकिंग की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं है? तो ये 2016 का करंट अफेयर है। तो 2016 में रेलवे देखो अपने बारे में खुद पूछा है। उसने पूछा है कि जो टॉप 10 क्लीनेस्ट स्टेशन हैं उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो प्रतापगढ़ नॉर्थन रेलवे नहीं है। बट हम लोग 2019-20 का करंट पढ़कर जाएंगे। तो जो 2019 में सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। 2019 के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी हैं उनके नाम देख लेते हैं।
तो जो सबसे नंबर 1 पे, टॉप 1 पे है वो जयपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो सबसे क्लीन माना गया है। और नंबर 2 पे जोधपुर है, नंबर 3 पे दुर्गापुर है। ये तीनों स्टेशन राजस्थान में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये सबसे तीनों जो टॉप 3 क्लीनेस्ट स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वो राजस्थान के हैं। पहले पे जयपुर है, दूसरे पे जोधपुर है, तीसरे पे दुर्गापुर है, और चौथे पर जम्मू तवी है जो जम्मू कश्मीर में है। पाँचवें पर गांधीनगर जयपुर, ये राजस्थान का है। और सूरतगढ़ ये 6वें नंबर पे भी राजस्थान का है। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का 7वें नंबर पे है। और उदयपुर रेलवे स्टेशन 8वें नंबर पे है, राजस्थान में है ये। अजमेर का रेलवे स्टेशन 9वें नंबर पे है, ये भी राजस्थान में है। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन ये भी 10वें नंबर पे, ये उत्तराखंड में है। तो ये टॉप 10 क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है, इनको हम लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। RRB CBT 2 में, NTPC में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर देखते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि ए का अर्थ जोड़ना है, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है ए का अर्थ है जोड़ना, और बी का अर्थ है घटाना। तो जो बी है उसका अर्थ है घटाना, ठीक है। और सी का अर्थ है भाग। सी कहाँ पर है? तो सी यहाँ पर है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर भाग। और हमारा दे रखा है, और डी का अर्थ है गुणा करना। जो डी है, डी का अर्थ है गुणा करना। तो ये जो इक्वेशन दी है इसका मान निकालना है। तो सिंपल है, हम लोग अब वैल्यू जो लिखते हैं तो हो जाएगा 7 × 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू माइनस है तो -6, ए फॉर प्लस है तो +5, दूसरे ब्रैकेट में 20 डिवाइड बाई 20। तो अब इसमें बोर्ड मास लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो बोर्ड मास लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21, ठीक है। पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 7 × 21 -6 + 5, इस ब्रैकेट में 20/20 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 21, इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इसमें दे रखा है एक टंकी में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेले टंकी को 15 मिनट में खाली कर देता है, और दूसरा छेद अकेले टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी एक स्थिर दर से बाहर निकलता है तो दोनों छेद एक साथ टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? तो ये देखिए, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से टंकी का भी कंसेप्ट होता है। तो हम लोग मान लिए कि कोई 2 छेद हैं, 2 छेद दे रखे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं x और y 2 छेद हैं, ठीक है। तो पहला छेद हम मान लेते हैं x है और दूसरा छेद हमारा y है। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो पहला छेद है वो 15 मिनट में टंकी को खाली कर देता है, ठीक है। और जो दूसरा छेद है वो 10 मिनट में टंकी को खाली कर देता है, ठीक है। तो जो उनकी कैपेसिटी है, मतलब 15 मिनट और 10 मिनट, तो इनका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 30 हमारा हो जाएगा कि टंकी की जो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी हमारा 30 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 लीटर हमारा पानी हो जाएगा टंकी की कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे 1 मिनट में एक्स द्वारा, जो एक्स छेद है वो कितना लीटर पानी निकालती है बाहर। तो 30 मतलब 15, जो 30 है 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो 2 लीटर आ जाएगा। तो 2 लीटर पानी 1 मिनट में निकालेगा पहला छेद, और जो दूसरा छेद है वो 1 मिनट में कितना 3 लीटर पानी निकालेगा। तो अगर दोनों छेद एक साथ टंकी को खाली करेंगे तो 1 मिनट में कितना 5 लीटर पानी मतलब खाली करेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि अगर दोनों छेद एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी की कैपेसिटी है हमारी 30 लीटर, ठीक है। 30 लीटर है और 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकलता है, ठीक है। तो 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 मिनट में हमारी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे। सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा? प्रश्न दे रखा है कि
सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा? कथन फर्स्ट दे रखा है, यह फरवरी में है और 21 फरवरी को मंगलवार है। ठीक है। और सेकंड कथन है, यह महीने के आखिरी दिन होता है, मतलब फरवरी के आखिरी दिन इसका बर्थडे मनाया जाएगा। तो हमको मतलब निकालना क्या, किस दिन? तो हम लोग दिन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको ये अभी नहीं पता है कि फरवरी 28 की है या 29 की है। ठीक है, अगर फरवरी 28 या 29 की पता हो जाती तब हम दिन बता देते कौन सा दिन पर इसका बर्थडे होगा। तो जानकारी अपर्याप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डाटा इज इनसफिशियंट। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं हम। 79 क्वेश्चन एकदम ईजी है। इसमें पूछ रखा है कि 82 का 15% क्या होगा? ठीक है, तो 82 गुणे 15/100 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.3। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे पूछ रखा है कि 2 स्कूल वैन 8 मिनट के अंतराल पर एक घर से शुरू होती हैं और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। 4 मिनट के अंतराल पर वैन से मिलने के लिए घर की यात्रा की दिशा में विपरीत से दिशा से आने वाली एक महिला को कितनी गति होनी चाहिए? तो इसमें महिला की गति पूछा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना महिला की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसमें शार्ट ट्रिक नहीं, बेसिक रूल से लगाएंगे। तो माना महिला की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो महिला की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? तो 25 जो कार की चाल है प्लस में x, तो 25 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 8, तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 मिनट में वैन द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 मिनट में महिला द्वारा तय की गई दूरी, वो बराबर होगी। ठीक है, तो 4 मिनट में जो महिला द्वारा दूरी तय की जाएगी वो सापेक्ष गति हम लोग लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो वैन की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो मिनट 8 मिनट में हमको निकालना है। 8 मिनट में, तो 8 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो 25 गुणे 8/60। और जो महिला की सापेक्ष गति है वो 4 मिनट में निकालनी है। 4 मिनट में तो 25 + x और मल्टीप्लाई 4/60 कर देंगे, उसको भी 4 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो महिला की जो आवश्यक गति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एक परिवार में दादी, पिता, माता और उनके 4 बेटे अपने पत्नियों के साथ रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक बेटे की एक बेटी और 2 बेटे हैं। परिवार में कितनी महिलाएं हैं, ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले दादी हैं, एक परिवार में दादी हैं। ठीक है, फिर दे रखा है माता पिता हैं। ठीक है, तो दादी के जो नीचे हो जाएंगे माता पिता, माता और पिता हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दे रखा है और उनके 4 बेटे हैं। ठीक है, जो ये माता पिता हैं इनके 4 बेटे हैं। ठीक है, तो 4 बेटे हैं इनके, तो 4 बेटे हम लोग बना लेंगे। 4 बेटे हैं जो पुत्र 4 पुत्र या बेटे एक ही बात है। ठीक है, पुत्र और इधर पुत्र। तो उसमें ये भी दे रखा है 4 बेटे अपने पत्नियों के साथ में रहते हैं। तो ये सब लोग अपने पत्नी के साथ में रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ में रहते हैं। तो प्लस में वाइफ प्लस वाइफ प्लस वाइफ। ठीक है, फिर दे रखा है इनके अलावा प्रत्येक बेटे की एक बेटी है। ठीक है, जो ये प्रत्येक हर एक लड़का है, इन लड़के के एक बेटी और 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। ठीक है, एक बेटी है, एक डॉटर है, डी से डॉटर, और 2 सन है। ठीक है, एक बेटी और 2 सन है, एक बेटी डी से डॉटर, एस से सन। ठीक है, 2 सन है हमारे। तो इसी तरीके से 1 डॉटर 2 सन। तो इसमें निकालना है कि हमको बताना है कितनी महिलाएं हैं। तो महिलाएं हमको काउंट कर लेना है। यहाँ पर एक दादी जी हो गई, दूसरी माता जी हो गई, ये तीसरी वाइफ, चौथी, पांचवी, छठवीं, यहाँ पर छठवीं महिला, और एक पुत्री है, ये भी महिला में काउंट होंगी। तो 7, ये 8 और ये 9, ये हमारी 10। तो इस तरीके से 10 हमारी महिलाएं हो गई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82 पे दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 6821 और चेयर को 73456 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में सर्च को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इजी है, जैसे रोज का कोड दिया है और चेयर का कोड दिया है, तो उसी में से हम लोग सर्च का कोड निकाल लेंगे। जैसे रोज से एस मिल रहा है तो एस बराबर 2 दे रखा है और ई बराबर 1 दे रखा है, तो इसी तरीके से हम लोग मैच कर लेंगे तो सर्च का कोड आ जाएगा 214673। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे दे रखा है, इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसरो के संस्थापक कौन थे, तो विक्रम साराभाई जी थे। और ये कब स्थापित की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को लागू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, तो बेंगलुरु में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं। इसकी सब्सिडरी अगर पूछ ले इसरो की सब्सिडरी कौन है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। देखिए रेलवे की भी सब्सिडरी आप लोग पढ़ लेना, कई बार पूछा है, जैसे रेलटेल है। 84 में दे रखा है, 8% लाभ और 12% लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 3 रुपया है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा। तो देखते हैं, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उनके लाभ का अंतर दे रखा है, तो 12% जो लाभ है, 12% लाभ और जो 8% लाभ का जो अंतर है वो 3 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो जो कास्ट प्राइस का मतलब जो 100%, तो जो इसका 100% हो जाएगा, तो हमारा 100% कैसे निकलेगा, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो 12 से 8 जाएगा तो 4% दे रखा है, 4% दे रखा है, 4% बराबर 3 रुपया। ठीक है, और हमको निकालना है 100, तो 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 100 आ जाएगा। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 100% इक्वल टू 25 या 75 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा। सीपी जो है हमारा वो 75 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 75 रुपया हमारा कास्ट प्राइस आ गया है। तो उसमें निकालना है कि जो विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालिए। तो दो बार मतलब लाभ दे रखा है 8% और 12%। ठीक है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे जब 8% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 8% प्रॉफिट पर जब सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो कास्ट प्राइस का 8% कितना हो जाएगा, तो 108 शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपॉन में 100, तो हमारा आ जाएगा 81। ठीक है, सेलिंग प्राइस जब 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो हमारा 81 आएगा। और एक सेलिंग प्राइस दूसरा जो हमारा है, जब 12% लिया जाएगा प्रॉफिट तब हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 75 गुणे 12% है, मतलब 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112/100 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 81 और 84 का हमको रेशियो निकालना है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 81 और 84 का रेशियो निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो 81/84 ये है। अभी ये इसको सॉल्व करेंगे तो 81 और 27 को 84 को सॉल्व करेंगे तो 27/28 आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85, तो इसमें देखिए अमृत और कुशल की कार्य क्षमता दे रखी है। अगर दे रखा है, अगर अमृत दे रखा क्वेश्चन में, अगर अमृत 2 काम करता है तो जो कुशल है वो 1 काम करेगा। उनकी इस तरीके से कार्य क्षमता दे रखी है। ठीक है, तो कुशल कितना 1 काम करेगा। ठीक है, तो अमृत 2 काम 1 दिन में करेगा और कुशल 1 काम 1 दिन में करेगा। तो अगर ये दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो 1 दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से जो काम है वो 6 दिनों में अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब 3, तो टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल हमारे 18 कार्य आ जाएंगे। कितना काम, तो 18 काम आ जाएंगे। तो उसमें पूछ रखा कुशल द्वारा अगर अकेले काम किया जाएगा तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो भाई देखिए 18 काम है
और कुशल एक दिन में एक काम करता है, तो एक से डिवाइड करेंगे तो 18 दिन लगेंगे कुशल को काम को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 86 पे देखते हैं। इसमें दे रखा है एक व्यक्ति एक मॉडल को 35 दिनों में बना लेते हैं, ठीक है। तो 25 व्यक्तियों द्वारा इस कार्य के लिए कितना समय लगेगा। तो ये देखिए फार्मूला बेस है, जो फार्मूला हमारा एक फार्मूला होता है ये M1 D1 और H1 और इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। अगर घंटे दिए होते हैं तो हम लोग घंटे में भी लिख लेते हैं W1, सॉरी वर्क अगर दिया होता है W2। तो इस तरीके का फार्मूला जो होता है इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि M1 का मतलब दिया है 16 आदमी, ठीक है। एक किसी कार्य को 16 आदमी एक मॉडल को कितने दिनों में, D फॉर डे होता है तो 35 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। 16 दिनों में 35 तो इक्वल टू बराबर में जो दूसरे व्यक्ति हैं मतलब 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्तियों द्वारा उसी कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा, ये दिन निकालना है, कितना समय लगेगा। तो हमको D2 निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा D2 इक्वल टू 16 गुणे 35/25। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 22.4 दिन, ठीक है। 22.4 दिन ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता दिवस 2016 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवलदार हैंगपन दादा। बट हम लोग 2021 की बात करेंगे तो 2021 में अशोक चक्र किसको मिला है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम जी को दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस में कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 2021 का अशोक चक्र किसे दिया गया है, तो बाबूराम जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें दिया है रिक्त स्थान। झील के बारे में संदेह है कि क्रेटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के कारण इसका विकास हुआ था। तो ये लोनार झील जो है, देख लीजिए, फोटो भी देख लीजिए, इसका राइट आंसर तो लोनार हो जाएगा, बट आप लोग फोटो देख लीजिए। ये झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसको देखने से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कोई उल्कापिंड आया है, इस पर गिर गया है तो गड्ढा बन गया है, गड्ढे से हमारी झील बन गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। अगर पूछे कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। वस्तु और सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सॉरी ये डायरेक्ट टैक्स है, तो ये गलत हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। याद रखेंगे कि 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। और कौन से संशोधन के अंतर्गत, तो 101वें संशोधन के अंतर्गत इसको लागू किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 तो इसमें दिया है रिक्त स्थान। एक मालवाहक जहाज़ था जिसे 12 अगस्त 2016 को वाराणसी में गंगा में जहाज रानी मंत्री द्वारा रवाना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MV जायवास्तव, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट ये भी है कि जो परिवहन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा 2 जहाज़ों को हरी झंडी दिखाई गई थी इसी दिन, ठीक है। तो इसमें एक जहाज़ का नाम लिया गया है, लेकिन दूसरा जो जहाज़ था उसका MV वीवी गिरी जहाज़ का नाम था, वो भी इसी दिन रवाना किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे दिया है आँख से आंसू निकलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका जो नेक्स्ट, तो ज्वालामुखी से लावा निकलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ मोती हरे हैं। तो इससे देखिए वेन डायग्राम भी हमने बना लिया है, कुछ मोती हरे हैं। और दे रखा है सेकंड, कुछ रत्न आभूषण हैं, इससे भी वेन डायग्राम बना लिया है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में दे रखा है कुछ रत्न मोती हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वेन डायग्राम से ये वाला निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। बट सेकंड वाला पढ़ते हैं, कुछ आभूषण रत्न हैं। तो देखिए सेकंड वाले वेन डायग्राम से ये फॉलो हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट होना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ के तब बनाया है। तो इस पे जो ये क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन 3 राइट है, तो ये राइट नहीं होगा, गलत होगा। आप लोग दोबारा करके देख लो, ऑप्शन नंबर इसका 4 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। तो इसमें विद्युत का अच्छा कंडक्टर बताना है, गुड कंडक्टर कौन है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो श्रृंखला दी है उसमें रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी जो स्वर हैं वो उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, इसलिए जो रिक्त स्थान में है उसमें ई भरा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे, फुटबॉल के अनुशासन में 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार जो है सुब्रत पाल को दिया गया था। ठीक है, तो इससे खेल से है, तो खेल से रिलेटेड कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, और 2021 में जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड विजेता हैं वो नीरज चोपड़ा हैं, जो एक एथलीट्स हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड पाया है। और रवि कुमार दहिया जो हैं वो रेसलर हैं। सुमित अंटिल जो हैं वो पैरा एथलीट्स हैं, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आए हैं। और लोलिना बोरगोहेन बॉक्सिंग से रिलेट करती हैं, ये भी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। और सुनील चटर्जी जो फुटबॉल से हैं, ये भी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 5 नाम दे रखे हैं, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर के हैं तो पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया है। तो ये 5 नाम आप लोग याद कर लेना। और भी हैं कुछ, तो आप लोग वो भी पढ़ के जाना, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर पे दे रखा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कताई मिल के कच्चे कपास की खरीद के मूल्य देखिए दिए हैं, ये साल दे रखा है और ये हमारा प्राइस दे रखे हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है ये देखो 96, द एब्सोल्यूट प्राइस इंक्रीज ऑफ विच 2 ईयर इन द सेम, मतलब इसकी हिंदी हो जाएगी किन 2 वर्षों की मूल्य वृद्धि सेम है, मतलब समान है। तो इसमें निकालना, तो सबसे पहले टेबल में हम लोग देख लेते हैं। जो टेबल देखिए आप लोग, टेबल को जूम कर लेते हैं हम लोग। तो टेबल को जूम कर लिए, तो इसमें निकालना है किन 2 वर्षों की मूल्य वृद्धि समान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये सारे ईयर दे रखे हैं, तो वृद्धि देख लेते हैं। जैसे 105 से यहाँ पर 105 से वृद्धि निकाल लेते हैं हम लोग। तो 105 से देखिए 110 हुआ है, यहाँ से 110 हुआ है। ठीक है, तो कितने रुपए का, 5 रुपये का इंक्रीजिंग हुई है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम 110 से 112 हुआ है तो 2 रुपये का हुआ है। ठीक है, यहाँ से 112 से 115 पे गए हैं, इंक्रीज हुआ तो 3 रुपये का हुआ है। 115 से 17 पे गए हैं तो यहाँ पे कितना, 2 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 117 से 130 पे गए तो 13 रुपये का इंक्रीजिंग हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से 13 रुपये का इंक्रीजिंग हुई है। और यहाँ से 130 से 141 पर पहुँच गए हैं तो कितना रुपये का, 11 रुपये का वृद्धि हुई है। 141 से 151 पर गए हैं तो 10 रुपये की वृद्धि हुई। तो हमको निकालना किन 2 वर्षों में जो इंक्रीज है वो वृद्धि जो है वो सेम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जो ये 2 रुपया है, ये 2 रुपया वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 रुपया है और यहाँ पर भी 2 रुपया है। तो ये वृद्धि 2 रुपया किस ईयर में हुई है, तो देखिए ये जो 2013 और 2004 में 2 रुपये की वृद्धि हुई है। एक तो ये और ये एक दूसरा, ये 2001 और 2002 में ये वृद्धि हमारी हुई है, सेम वृद्धि 2 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं,
राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2001 और 2002 में। ठीक, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2001 और 2002 और 2003 और 2004 में, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर निकाले थे। तो दो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का टेबल का ही 97 क्वेश्चन नंबर है। तो 97 क्वेश्चन नंबर पे दे रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रोक्योरमेंट प्राइस इन एनी टू कंसेक्यूटिव ईयर इन द परसेंटेज। फिर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे दे रखा है लगातार 2 वर्षों में प्रतिशत में खरीद मूल्यों में अधिकतम वृद्धि क्या है। ठीक है, तो अधिकतम वृद्धि निकालनी है हमको परसेंटेज में। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर वृद्धि हम लोग अभी निकाले ही हैं, वृद्धि एक बार निकाले थे, तो वही देख लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि निकली है कितनी, वृद्धि यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो 5 रुपये की वृद्धि हुई है, 5 रुपये की, फिर 2 रुपये की, फिर हमारी 3 रुपये की वृद्धि हुई है, फिर 2 रुपये की वृद्धि हुई है, फिर 13 रुपये की यहाँ पर वृद्धि हुई है, फिर यहाँ पर 11 रुपये की वृद्धि हुई है, फिर हमारी 10 रुपये की वृद्धि हुई। तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ से यहाँ पर हुई है, 117 से 130 पर जब गए हैं तो 13 रुपये की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि हम लोग पता ही है जिस पर होती है उसी पर निकालते हैं। तो 13 रुपये किस पर वृद्धि हुई है, 117 से 13 रुपया इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग परसेंटेज इंक्रीजिंग निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो कितने पर, 13 रुपया वृद्धि हुई है, कितने पर, 117 पर। तो 117 पर वृद्धि हुई है तो निकाल लेंगे। तो 13/117 इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 सही 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो 11 सही 1/9, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 98 पे क्या निकालना है, कताई मिल के लिए कच्चे कपास की खरीद के मूल्यों में सन 1999 से 2007 तक की औसत वार्षिक वृद्धि क्या है। ठीक है, तो इसमें औसत वार्षिक वृद्धि निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमको वृद्धि पता होनी चाहिए, तभी तो अब हम औसत निकाल पाएंगे। तो हमने देखिए इसी का जो 96 क्वेश्चन था उसी में बताए थे औसत निकाल के वृद्धि निकाले थे। तो ठीक, तो इसमें भी वृद्धि निकाल लेते हैं पहले, तब फिर हम लोग औसत वृद्धि निकालेंगे। ठीक है, तो वृद्धि देखते हैं 105 से 110 हुआ है तो कितनी वृद्धि हुई है, 5 रुपये की वृद्धि हुई है हमारी। तो 5 रुपये की वृद्धि हुई है, फिर 2 रुपये की वृद्धि हुई है, फिर 3 रुपये की वृद्धि हुई है, फिर 2 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से हम लोग वृद्धि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वृद्धि हमारी कितनी बार हो रही है, तो वृद्धि 1 2 3 4 5 6 7 बार वृद्धि हो रही। तो एवरेज निकालने के लिए ये जितनी वृद्धि हो रही इनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे सबको और डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो हमारी एवरेज वृद्धि निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए इन सबको ऐड कर देते हैं, प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10, सबको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46/7। तो 46/7 को डिवाइड करेंगे तो 6.57 आ जाएगा। ठीक है, तो 6.57 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 6.57। तो 6.57 हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी एक और बचा है क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है कि 2006 से 2007 में मूल्य लगभग 1999 से 2000 में मूल्यों का कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो
इसमें बताना है जो ये वाला मूल्य है 1999 वाला, ये 105 रुपया मूल्य है। ठीक है, 105 रुपया जो मूल्य है इसका कितने प्रतिशत ये वाला मूल्य है 2006 से 2007 वाला। मतलब ये जो 105 रुपया है वो, सॉरी, जो 151 रुपया है ये 105 का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो सिंपल है, हमको निकालना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें बता रखा है जो 105 रुपया वाला मूल्य है, सॉरी 151 रुपया का जो ये मूल्य है, ठीक है, ये जो 1999 से 2000 का मूल्य था 105 रुपये, इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे 151/105। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो 144 आ जाएगा हमारा, 144% आ जाएगा। ठीक है, 144%। ठीक, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो इस तरीके से टेबल के क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे दे रखा है दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी हों तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो जो ये 10 है, 10 और 15 और 3 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 15 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 15 और 3 का एलसीएम जो है हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, 30 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को इनका जो है, इनका जो हर है वो सेम कर देंगे। तो 3/10 का हर सेम करेंगे, मतलब सबका हर 30 कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। तो 30 कर दिए हैं, तो मतलब 10 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तब 30 हुआ है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा जो है 4/15, तो एलसीएम 30 है तो बेस 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरीके ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो 1/3 है, 1/3 में जो बेस को 30 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी नई बनेगी भिन्न वो हो जाएगी 9/30 और एक 4 दूनी 8, 8/30, फिर ये 10/30 हो जाएगी, 10/30। तो इस तरीके से हमारी एक नई भिन्न तैयार हो गई जिसमें बेस सेम है, 30 है, भिन्न हर 30 है। तो अब हमको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, तो ये 8 है। हम लोग गन से देखेंगे 8 है, तो ये 8 सबसे छोटा है, तो ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर वाली भिन्न कौन सी है, ये वाली है 4/15। ठीक है, तो 4/15 पहले लिखेंगे, तो 4/15। फिर दूसरा कौन बड़ा है, 8 से बड़ा 9 है, तो 9 पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर वाली भिन्न कौन है, 3/10 है, तो 3/10 हो गया। फिर लास्ट में जो बच्ची है वो हमारी 1/3 है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पर भी आ जाए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो इस तरीके से लिखेंगे, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिनके आंतरिक कोण 150 डिग्री है। ठीक है, तो हमको भुजाओं की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए आंतरिक कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। तो मतलब कोई भी बहुभुज है, मान लीजिए इस तरीके का बहुभुज है, ऐसे हम बना लिए, इसमें आप भुजाएं मत गिनना। तो बहुभुज में जैसे ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण हो गया, ये आंतरिक कोण हम लोग मान लेते हैं 110, कुछ भी मान लो, ये 110 डिग्री है। तो बाह्य कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो बाह्य कोण हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला बाह्य कोण, तो ये वाला बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो ये जो सीधी रेखा है ये सीधी है एकदम। ठीक है, ये सीधी है, तो अगर ये कंप्लीट एंगल 180 का बनेगा। ठीक है, तो बाह्य कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 180 से
110 डिवाइड माइनस कर देंगे तो 110 माइनस कर देंगे तो इस तरीके से हमारा 70 आ जाएगा बाह्य कोण। ठीक है, तो ये तो मतलब हमने आपको समझाया कि आंतरिक कोण अगर दिया है तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। ठीक है, और बाह्य कोण इसलिए हमने बताया क्योंकि अभी इसमें ज़रूरत पड़ेगी बाह्य कोण निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन में दे रखा है आंतरिक कोण 150 है। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो 180 से 150 माइनस करेंगे तो हमारा बाह्य कोण आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या के लिए जो फार्मूला होता है, तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है, भुजाएं जो होती हैं वो भुजाएं किसी भी बहुभुज की भुजाएं जो होती हैं उसका फार्मूला क्या होता है, तो 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण जो होता है हमारा ये फार्मूला होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना क्योंकि हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू 360 अपान बाह्य कोण 30 डिग्री निकालें हैं, 30 डिग्री रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 बार 3 36, तो हमारा 12 आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 भुजाएं होंगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक और प्लस पॉइंट पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कदार आपसे पूछ लेगा कि आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे दे दिया कोई बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या 12 है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर दे दिया 12 भुजाओं की संख्या है तो आपको आंतरिक कोणों का योगफल निकालना है। तो उसका फार्मूला हो जाता है हमारा n-2। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक कोणों का योगफल। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा आंतरिक कोणों का योगफल, कोणों का योगफल। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे। योगफल अगर इस पे आप लोग प्रूफ करना चाहें तब भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज जो है, त्रिभुज का 180 डिग्री आंतरिक कोणों का योगफल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, भुजाएं कितनी है त्रिभुज में 3 है, तो 3 - 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 × 180 तो 180 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 - 2 करेंगे तो 2 × 180 तो 360 आ जाएगा। किसी भी चतुर्भुज की आंतरिक कोणों का योगफल 360 होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको प्रूफ, अगर ना याद हो तो फार्मूला वहाँ पर एग्जाम में बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे देखते हैं। इसमें दे रखा है मिसेस दीक्षा ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 575 रुपये उधार लिए हैं। 4 साल बाद अपने कर्ज को चुकाने के लिए वह कितनी राशि का भुगतान करेगी। तो ये देखिए सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड कर देंगे, मतलब अमाउंट हमको निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो इजी है। इसमें दे क्या रखा है, हमारा आर दे रखा है 5% है, आर 5% है। तो देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। आर हमारा 5% है। ठीक है, और प्रिंसिपल जो है हमारा पी 575 रुपये है, और जो टाइम हमारा है 4 साल दिया है। ठीक है, टाइम क्या है कितना, 4 साल। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो आपको सबको ही पता है, PRT/100। तो वैल्यू रख देंगे 575 × 5 × 4/100। सॉल्व करेंगे 115 आएगा। इस 115 में हम लोग प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 575 है, तो जो हमारा टोटल आ जाएगा 690। तो 690 रुपया दीक्षा को अदा करना होगा 4 साल बाद। ठीक है, अमाउंट। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। इसमें दे रखा है 130 रुपये को 3:6:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए। संबंधित अनुपात में रुपया निम्नानुसार दिए गए हैं। ठीक है, तो जो रेशियो दिया है, रेशियो दे रखा है 3:6:8:9। ठीक है,
तो हम लोग मान लेते हैं इनका रेशियो 3x है, ठीक है। मतलब रेशियो मान लेते हैं ये 3x है और ये 6x है, ये 8x है और ये 9x है। तो ये जो मतलब इनका जो रेशियो है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल रुपया जो दे रखा है 130 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो टोटल रुपया कितना है, 130 रुपया है। तो 3x प्लस 6x प्लस 8x प्लस 9x, तो इनको ऐड करेंगे तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना रुपया, 130 रुपया है, ठीक है। तो ये जो अनुपात के अकॉर्डिंग इनको ऐड करेंगे तो जो आएगा 3x 6x 8x और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26x। 26x बराबर कितना दे रखा है, 130 रुपया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 130 डिवाइड बाई 26, तो हमारा आ जाएगा 5 रुपया। x की वैल्यू आ जाएगी 5 रुपया। तो उसमें बताया है कि जो 3 अनुपात वाले को कितना रुपया मिलेगा, तो x की वैल्यू निकली है 5 रुपया। तो ये 3x हो जाएगा 3 × 5, तो हो जाएगा हमारा 15 रुपया, ठीक है। तो 3 अनुपात वाले को 15 रुपया मिलेगा, 6 अनुपात वाले को 6 × 5 छात्रिक 6 × 30 रुपया मिलेगा, ठीक है। और 8 अनुपात वाले को कितना मिलेगा, तो 8 × 5 8 × 5 40 रुपया मिलेगा, ठीक है। और 9 अनुपात वाले को कितना मिलेगा, 9 × 5, तो 9 × 5 45 रुपया। तो इस तरीके से हमारा 15 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 45 रुपया इस तरीके का अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सेकेंड सही है, जिसमें दिया है 15 30 40 45, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक आवर्धन, जो कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। रैखिक आवर्धन, तो रैखिक आवर्धन देख लो, रैखिक आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। तो रैखिक आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। रैखिक आवर्धन देखिए, रैखिक आवर्धन बराबर होता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई से डिनोट करते हैं हम लोग, और प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ओ। तो आई से इमेज की लंबाई, ओ से ऑब्जेक्ट की लंबाई, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। और रैखिक आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हाई स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, रैखिक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। अल नीनो रिक्त स्थान महासागर में तापमान विसंगत को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत। और जो अल नीनो एक तापमान प्रवृत्ति है, ठीक है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल की अनियमित ऊष्मा की व्याख्या करती है, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक टेलीफोन बिल की कीमत 11 रुपये है। तो निकालना है कि 3 मिनट 20 सेकंड के लिए कीमत रुपयों में क्या होगी, दशमलव तक पूर्ण अंकित कीजिए। तो इसमें दे रखा है कि जो 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 150 सेकंड, हम लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 150 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 150 सेकंड की कीमत दे रखा है 11 रुपये, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड की हम लोग यहाँ से कीमत निकालेंगे तो 1 सेकंड की कीमत हमारी आ जाएगी 11/150 रुपया, ठीक है। लेकिन अब हमको निकालनी कितने की है, निकालनी है 3 मिनट 20 सेकंड की। तो 3 मिनट 20 सेकंड को अगर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले, तो हो जाएगा 200 सेकंड, ठीक है। 200 सेकंड की कीमत निकालनी है, ठीक है। तो 200 सेकंड की कीमत निकालनी, तो 1 मिनट की ये कीमत दे रखी है 11/150 रुपया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हो गया 11 चौक 44/3, तो 44/3, तो 44/3 आ गया। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 14.666, मतलब 14.7। इस तरीके से हमारा 14.7 रुपया आ जाएगा आंसर इसका। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। 107 पे दे रखा है भारत के पहले ऑटो बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था। तो
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी और मनोहर पारिकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इस प्लांट में जो है सीएनजी का उत्पादन खेत के जो अवशेष हैं उसका उपयोग करके सीएनजी बनाई जाएगी, इसलिए करंट अफेयर का भी था और ये थोड़ा इनोवेटिव प्लांट था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था 2016 के टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे सीरीज से है, श्रृंखला को कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13 हुआ। तो इसमें देख रहे हैं 2 कैसे हुआ है, तो 1 से 2, 2 से 3 कैसे हुआ है, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सीरीज है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से श्रृंखला चलती रहेगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 अगस्त 2016 से 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के रूप में रिक्त स्थान का कार्यकाल बढ़ाया था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर AK मित्तल हो जाएंगे। बट हम लोग इसका जो करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ेंगे 2021 से रिलेटेड। तो जो अश्वनी वैष्णव जो हैं वो रेलवे मंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अश्वनी वैष्णव कौन है, रेल मंत्री हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, और अगर सुरेखा यादव जो है वो इंडियन रेलवे की पहली रेलगाड़ी महिला चालक, अगर महिला कभी पूछ ले तो सुरेखा यादव जो है इंडियन रेलवे की पहली महिला चालक हैं, रेलगाड़ी की महिला चालक हैं। ठीक है, तो ये +3 याद रखेंगे। अश्वनी वैष्णव जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर रेलवे मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे, गौरैया बीज को खाती है तो रेशम का कीड़ा क्या खाएगा, वो शहतूत खाएगा, क्योंकि शहतूत पर रहता है तो शहतूत खाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्राय कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा गिंजी का किला, फोटो देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 2 संख्याएं दी हैं 8:9 के अनुपात में हैं और उनका HCF 6 है, तो उनका LCM क्या होगा, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो जो अनुपात में दे रखा है 8:9, हम लोग मान लेते हैं इन्हीं को संख्या कि पहली संख्या 8x है और दूसरी संख्या हमारी 9x है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, सबसे कॉमन जो मिल रहा है वही हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि 8 और 9 में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, जब 8 और 9 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, और HCF क्वेश्चन में दे रखा है 6, मतलब x की वैल्यू हमारी भी पता चल गई 6 है। ठीक है, तो अब फार्मूले पे रख देते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, LCM इंटू HCF होता है, तो इस पर सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8 इंटू 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 दे रखी है, 9 इंटू 6 बराबर LCM, और जो HCF है ये अपान में इधर चला जाएगा, तो HCF हमारा 6 है, तो 6 HCF की वैल्यू 6 रख दी है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर LCM इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 432 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। तो इस पे दे रखा है भानु को एक दूरी तक चलने में और वापस उसी जगह जहाँ से उसने शुरुआत की थी पर दौड़कर आने में कुल 6 घंटे 50 मिनट लगते हैं। वह दोनों दूरी 8 घंटे 30 मिनट में चल सकती थी। दोनों दूरी दौड़कर तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय क्या है। तो इसमें बताना है, तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है चलकर जाने और दौड़कर वापस आने में लगा कुल समय दे रखा है 6 घंटे 50 मिनट दे रखा है। दोनों दूरी चलकर तय करने में दे रखा है 8 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो हम अगर निकालें दोनों दूरी अगर चलकर तय करने में 8 घंटे 30 मिनट लगता है, तो एक दूरी चलकर तय करने में कितना समय लगेगा, तो 8 घंटे 30 मिनट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 घंटे 15 मिनट आ जाएगा।
एक दूरी चलकर तय करने में, ठीक है। लेकिन उसमें दिया है एक दूरी दौड़ कर तय करने में, हम अगर निकालें तो जो 6 घंटे 50 मिनट है ये समय है दौड़ कर जाती है और पैदल वापस आती है, तो उसमें से हम 4 घंटे 15 मिनट माइनस कर देंगे तो एक तरफ की दौड़ कर चलने में समय हमारा निकल आएगा, तो 2 घंटे 35 मिनट आ जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों दूरी अगर दौड़ कर तय किया जाए तो कितना समय लगेगा, तो एक तरफ लगेगा 2 घंटे 35 मिनट, तो 2 घंटे 35 का डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 घंटे 10 मिनट। तो दोनों घंटे अगर दोनों तरफ की दूरी अगर हम दौड़ कर तय करते हैं तो 5 घंटे 10 मिनट टाइम लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 तो देखा पाइथन इज, मतलब पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हम लोग कुछ जो कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे हम देख लेते हैं जावा। जो जावा है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगर दूसरा पाइथन जो इसमें दे ही रखा है, ठीक है। तीसरे पे हमारी जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट तीसरे पे है फोर्ट्रॉन, चौथे पे हमारी पास्कल है। ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं याद रखना, आने वाले CBT 2 में पूछ सकता है आप लोगों से। तो 5वीं 6वीं कोबोल है, मैटलैब है, इसी तरीके से कई सारी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। मैटलैब है, 8वें पे HTML है जिसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और एक HTML, ठीक है। और 9वीं लैंग्वेज है C, कंप्यूटर लैंग्वेज की ये पॉपुलर है, ठीक है। और 10वीं जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो C++ है, ठीक है, C++। तो इस तरीके से कई सारी हैं बट हमने मेन बता दी है, तो इन सबको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे दे रखा है रिक्तस्थान ने मेलबोर्न 2016 के भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनम कपूर ने, ठीक है। बट हम लोग 2021 के अकॉर्डिंग करंट अफेयर देख लेते हैं प्लस पॉइंट कुछ। तो 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो कंगना रनौत को मिला है। ये किस मूवी के लिए दिया गया है, तो मणिकर्णिका के लिए दिया गया है, ठीक है। और अगर ये आपसे पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो मनोज बाजपेयी जी ने जीता है जो भोसले फिल्म के लिए है, और धनुषकोटी को भी मिला है असुरन फिल्म के लिए, ठीक है। और 2021 की बेस्ट हिंदी फिल्म किसको घोषित किया गया, तो छिछोरे मूवी जो है सुशांत सिंह राजपूत जी की, ठीक है। और 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत जी को मिला है, ये भी प्लस पॉइंट याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 पे दे रखा है जल रेशियो महासागर। तो हिम से क्या बनेगा, हिम से ग्लेशियर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 117 पे देखते हैं। इसमें दे रखा है राजा की माँ नंदिनी के पिता की इकलौती पुत्री है, नंदिनी का पति राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है राजा की माँ, ठीक है। तो राजा की माँ को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो राजा की माँ, राजा सबसे नीचे होगा क्योंकि हमको पता है कोई भी अगर जनरेशन गैप होता तो वो माँ बड़ी हैं एज में तो ऊपर लिखी जाएंगी, ठीक है। तो राजा की माँ, ठीक है। राजा की माँ कौन है, तो उसमें अलग से दे रखा है कि नंदिनी के जो नंदिनी है, नंदिनी के पिता जो हैं, नंदिनी जी के जो पिता हैं, नंदिनी जी के पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है। नंदिनी के पिता की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री कौन है, राजा की माँ है। तो इकलौती पुत्री जो है वो राजा की माँ है, ठीक है। तो ये इकलौती पुत्री हो जाएंगी, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, ठीक है। तो अगर ये इकलौती पुत्री हैं राजा की माँ, तो राजा की माँ का नाम भी नंदिनी ही हो जाएगा। ये जो नंदिनी है ये इनकी माँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में और एक पॉइंट दे रखा है कि नंदिनी का पति राजा से किस प्रकार संबंधित। तो जो नंदिनी का हस्बैंड है, नंदिनी का पति, वो नंदिनी का पति राजा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो अगर नंदिनी जो राजा है, राजा की माँ नंदिनी है,
तो नंदिनी का पति कौन हो जाएगा? तो पापा हो जाएगा, मतलब पिता। तो राजा का संबंध क्या हो जाएगा? तो राजा का नंदिनी के हस्बैंड से तो फादर का रिलेशन हो जाएगा, मतलब पिताजी है उनके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो मैप पे जो पश्चिमी भारत है और जो पाकिस्तान है, वहीं पर हड़प्पा की सभ्यता फैली थी, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से ही जन्म लेता है, ये भी प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे दे रखा है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जावा एप्लीकेशन है। ठीक है, और प्लस पॉइंट याद रखेंगे कि एप्लेट एक छोटा इंटरनेट आधारित प्रोग्राम है जो जावा में लिखा गया होता है। ठीक है, तो एक इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम है एप्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे। तो क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन को रिक्त स्थान में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर था ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, बट अगर हम प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो कौन है? तो नरेंद्र बत्रा जो है प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे। तो इसी तरीके से हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके के और भी सारे सेट हम सॉल्व करवाएंगे। तो जितने भी सेट 2016 में 2017 में NTPC CVT 2 के हुए हैं, सब हम सॉल्व करवाएंगे। तो सारे सेट देखने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।